नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सब पढ़ो सब बड़ों में। दोस्तों, आज हम NCERT के तारतम्य को आगे बढ़ाते हैं और कक्षा 6 की विज्ञान के अध्याय 5 में पढ़ने जा रहे हैं पदार्थों का पृथक्करण। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चलनी द्वारा पृथक किया जाता है। सस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में देखा कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यही सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे छोटे हों, उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा हुआ कोई गिलास दिया जाए तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। परंतु पहली ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। आइए क्रियाकलाप करके देखते हैं। सारणी 5.1 में कॉलम 1 में पृथक्करण में के कुछ प्रक्रम दिए हुए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिया गया। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों को उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? आइए हम भी मिलान करने की कोशिश करते हैं। सारणी 5.1 हम पदार्थों को क्यों करते हैं? पृथक्करण प्रक्रम उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं। पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं? चावल से पत्थरों को पृथक करना, दो भिन्न उपयोगी पदार्थों को पृथक करना है। हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, उपयोगी अवयवों को दूर करना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्ती पृथक करना, हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना तथा हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रम में हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के माप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस, द्रव या गैस भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रणों को पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। आइए पृथक्करण की विधियां जानते हैं। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलाप में किया होगा। हस्त चयन। क्रियाकलाप 2, दुकान में खरीदे गए अनाजों का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण पृथक कर पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी टुकड़े, अन्य कण तथा खाद कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसी तथा अन्य कणों को पृथक कीजिए। हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी स्थिति में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि होती है। देखिए, ये व्यक्ति जो है वो इसी विधि का यूज कर रहा है। इसे हस्त चयन विधि बोलते हैं। आइए जानते हैं थ्रेसिंग। आपने खेत अथवा खलिहान में गेहूं तथा चावल की सूखी डंडियों के गट्ठे देखे होंगे। डंडियों से अनाज अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक डंडी पर अन्य कण चिपके होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठों पर चिपके अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। कृषक अन्य कणों को डंडियों से इतने डालियों के गट्ठों से अनाज को कैसे पृथक करते होंगे? आप
आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव है। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? डंडियों से अन्य कणों तथा अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। देखिए, यह व्यक्ति थ्रेशर मशीन का उपयोग कर रहा है। निष्पावन क्रियाकलाप 3 में हम पढ़ते हैं। सूखे रेत तथा बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के आमाप समान हैं? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? इन बातों में अब जानकारी लेते हैं। अब आप इन मिश्रण को खुले मैदान में ले जाएं तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन होती है। निष्पावन वो विधि कहलाती है जिसमें हम किसी भी मिश्रण को हवा के द्वारा अलग अलग पृथक करते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे की भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। ये देखिए, ये महिला एक स्टूल पर खड़ी हुई है और इसने यहाँ से जो हवा की दिशा है, जिस दिशा से हवा आ रही है उस स्थान से इसको क्या किया है, इसने शुरू किया है और फिर ये हवा के जरिए जो अन्न है वो नीचे की तरफ गिर रहा है तथा जो अशुद्धि है वो थोड़ा आगे जाकर गिर रही है। इस विधि को क्या बोलते हैं? निष्पावन विधि। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। चालन विधि। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी यानी छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। चालन। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकाले जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती हैं। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालनी द्वारा पत्थर डंडियों तथा भूसा जो निष्पावन या थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत के कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। क्रियाकलाप 4। कक्षा में एक चालनी तथा थोड़ा सा आटा घर में लाइए। चालनी द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसमें आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण को चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी मापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्त चयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी तथा हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं? प्रायः पकाने से पहले चावल तथा दालों को जल में धोया जाता है। जब आप चावल या दालों में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं जिससे जल थोड़ा मटियाला हो जाता है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं।
अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। देखिए, किसी मिश्रण को के दो अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे ये जो एक मिश्रण है गिलास में, इसको अपन क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ जो अशुद्धि है वो नीचे बैठ जाएगी, वो क्या हो जाएगा, अवसादन। उसके बाद जो ऊपर की अशुद्धि है उसको नीचे की दूसरे मतलब टेढ़ा करके निकाल दिया, उसको क्या कहते हैं, निस्तारण। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों को के मिश्रणों को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण तत्व से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यदि द्रव में ऐसे मिश्रणों का कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत पर बनता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। देखिए, अभी कहा था जो ऊपर की तरफ जो जम जाता है उसे टेढ़ा कर कर अपन क्या करते हैं, एक पॉट से दूसरे पॉट में निकाल लेते हैं। उसे क्या बोलते हैं, निस्तारण विधि बोलते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं, निस्तारण विधि अपनाइए। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन, फिल्टर करना कहते हैं। निस्यंदन यानी कि फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करना, निस्तारण तथा निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों में एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम यह देखते हैं कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अवलेय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। क्रियाकलाप नंबर 5, तालाब या नदी का पंकल जल लीजिए। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़े लिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अभी अपन ने पढ़ा उसका सीधा एग्जाम्पल आपके सामने था और उसका आंसर अब आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी से यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। यदि जल अब भी पंकिल है तो अशुद्धियों को फिल्टर पात्र द्वारा निस्यंदन कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पात्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 5.9 में फिल्टर पात्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पात्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है और इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र से ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से गुजर नहीं पाते और फिल्टर पात्र पर ही रह जाते हैं। देखिए, ये फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर को अपन क्या करते हैं, कोनिकल फॉर्म में बना लेते हैं। फिर इसके ऊपर से फिर क्या कर रहे हैं, अपन पानी को डालते हैं। जो नीचे की तरफ आता है तो अशुद्धि फिर साफ होकर आता है। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव के मिश्रण प्राप्त होते हैं। पनीर का इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। वाष्पन। क्रियाकलाप 6, बीकर में कुछ जल गर्म कीजिए। जल को उबलने दीजिए। यदि आप निरंतर गर्म करते हैं तो क्या संपूर्ण जल भाप में बदल जाता है या अदृश्य हो जाता है? अब दूसरे बीकर में जल में 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए।
क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखेंगे? विलोड़ित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए, जल को उबाल कर उड़ने दीजिए, बीकर में क्या बचा? नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करने के बाद क्या बचा? इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। जल को उसके वाष्पन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। मतलब जब जल को वाष्पन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश में जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है और कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बचते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। समुद्र जल से नमक प्राप्त करने की यह विधि इस तरीके से समुद्र के जल के साइड में आसपास में तो एक ठोस जगह बनाई जाती है जहां उसके पानी को भर दिया जाता है और ये भरे हुए पानी को जब वो उड़ जाता है तो सिर्फ क्या बचता है? लवण बचते हैं और इससे अपन साधारण नमक प्राप्त करते हैं। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः इस मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 7, रेत और नमक के मिश्रण लीजिए। अब आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ही ओर रख दीजिए। क्या आप क्या देखेंगे? रेत बीकर की तली में बैठ रहा है। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव में नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए और अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखते हैं? एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट की केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए जैसे कि इसमें पकड़ा हुआ है। उसके बाद तो आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी हो गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन किसे कहते हैं? जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है। मतलब जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल में बन जाती है। ठीक है, मतलब ये जैसे अगर जो कंडेंसेशन है इसको संघनन कहते हैं। ये कब होता है? जब एक जो मतलब भाप है वो बर्फ से ढकी ठंडी की गई प्लेट, मतलब एक प्लेट को जिसे ठंडा किया गया हो उसके संपर्क में आती है तो एकदम से उसका क्या हो जाता है? उसका मोड चेंज हो जाता है। वो भाप से किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, यानी कि द्रव में कन्वर्ट होती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर गिरने वाला यह संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प की उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हम संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली के पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल का निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई। उससे कहाँ त्रुटि हुई? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है?
अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। क्रियाकलाप 8। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेल लिए, 1 चम्मच नमक इसमें डालिए, तब विलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह घुल ना जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ एक संकेत है कि जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण से भरे नमक का घोल के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 9। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा इसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें नमक घुल ना जाए, जब तक नमक ना घुल सके। इस प्रकार हमें नमक और जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाली नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 10। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। यदि गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है को सारणी 5.2 में लिखिए। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए कि आप इसको जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। सारणी 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थों को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सकें तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। मुख्य शब्द जो हमने इसमें देखे: संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेशिंग और निष्पावन। सारांश जरा इसको पढ़ते हैं हम। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन मिश्रणों से उनके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थर को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप के अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल से पृथक किए जा सकते हैं। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जाता है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ मतलब जो द्रव है और उसमें अविलेय पदार्थ है उसके अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जाता है।
यदि द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित कर यदि किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस तथा पृथक ठोसों को पृथक करने के लिए किया जाता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्रा घोलता है। अभ्यास है इसके बाद, और फिर प्रस्तावित परियोजनाएं और क्रियाकलाप। किसी निकटवर्ती डेयरी जाइए तथा दूध से क्रीम को पृथक करने के प्रक्रमों की आख्या तैयार कीजिए। आपने कई विधियों द्वारा जल से पंख जैसी अशुद्धियों को पृथक करने का प्रयास किया। कभी कभी सभी विधियों का उपयोग करने पर भी जल थोड़ा पंकिल रह जाता है। आइए देखें कि क्या हम इन अशुद्धियों को पूरी तरह से हटा सकते हैं। इसे निस्यंदन जल को एक गिलास में लीजिए। फिटकरी में एक फिटकरी के एक टुकड़े को धागे में बांधकर इस जल में निलंबित करके घुमाइए। क्या जल स्वच्छ हो गया? पंख का क्या हुआ? इस प्रक्रिया को भारण कहते हैं। आप अपने घर में बड़ों से इस विधि के बारे में बातचीत कीजिए और पता लगाइए कि क्या कभी उन्होंने इस प्रक्रिया का उपयोग किया। तो भारण विधि क्या कहलाती है? फिटकरी को पानी में डालकर घुमाना, जिससे कि जो अशुद्धि है वो जमीन तल में बैठ जाती है। अवलोकन कीजिए। निष्पावन करने वाले गुस्ताव कोरबेट की एक पेंटिंग 1853 मुसी डे बियस आर्ट्स नानते फ्रांस के सौजन्य से। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। ये जो लड़की है, इस लड़की ने क्या कर रही है? ये निष्पावन कर रही है, मतलब वो जो हवा के जरिए भारी कचरा, जो भारी अन्न है वो नीचे गिर रहा है। इसके अलावा जो सूखा हुआ जो हल्का है वो क्या हो रहा होगा? आगे की तरफ गिर रहा है। तो जो मेन पार्ट है वो उसे क्या कर लेगी? निकाल लेगी, और जो एक्सेट जो बेकार है उसे अलग कर दिया जाएगा। तो ये एक पूरा चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा पदार्थों के पृथक्करण के बारे में। हमने इसके सारांश में पढ़ा जो अभी तक हमने इसमें देखा। इसके अलावा ये सारणियाँ थीं जिनमें पदार्थों के जल में घुलने वाले पदार्थों की मात्रा, जिनमें चम्मचों से संख्या से पता चल सकता है कि कितना चम्मच नमक मिलाने पर उस गिलास में विलयन संतृप्त बन रहा है, या चीनी या एक्सेट्रा आप कोई दूसरा पदार्थ लेते हैं तो। इसके अलावा इसमें हमने जो भी क्रियाकलाप करे उन सभी क्रियाकलापों से हमने अच्छी जानकारी ली। हमने पढ़ा इधर पे संघनन के बारे में, समुद्र से नमक प्राप्त करने के बारे में। इसके अलावा वाष्पन विधि क्या है, इसके बाद फिल्टर को कैसे यूज़ किया जाता है, नमक युक्त जल को भरे बीकर में गर्म किस तरीके से करते हैं और उससे हम नमक कैसे प्राप्त करते हैं, किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन या निस्तारण द्वारा कैसे पृथक करते हैं। अवसादन जो नीचे जो मतलब हैवी मटेरियल है वो जो ज़मीन में मतलब नीचे की तह में बैठ जाता है उसे अवसादन, तथा जो ऊपर की तरफ जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसे निस्तारण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं निस्यंदन, जो निस्यंदन यानी कि फिल्टर करना, यानी कि मतलब चाय को छन्नी से छानना निस्यंदन कहलाता है। अवसादन तली वाली मटेरियल को, तली वाले मटेरियल को जमीन मतलब जो अशुद्धि है वो तली में बैठना अवसादन। निस्तारण जो ऊपर की तरफ जो बैठी मतलब इम्प्योरिटीज़ होती है, अशुद्धि होती है, उसे मतलब गिलास की सहायता से या टेढ़ा करके उसे दूसरे बर्तन में निकालना क्या कहलाता है? निस्तारण। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। निस्यंदन यानी कि फिल्टर करना, यानी कि चाय से पत्ती को छानना, चाय से चाय पत्ती को छानना। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। इसके अलावा चालन जो हम करते हैं रेगुलरली, आटे को छानना। इसके बाद चालन के अलावा ये देखिए, ये रेत से किसी हैवी मतलब मोटे कणों को बाहर निकाल रहा है छलनी से छानकर, तो ये निस्तार जो है चालन विधि है। चालन विधि के अलावा इसमें निष्पावन, निष्पावन मतलब पानी, पवन, पवन मतलब हवा, हवा से जैसे हवा चलती है तो क्या होगा, जो मतलब धूल कण है वो उड़ते हैं, तो सेम वही बात है निष्पावन। पावन मतलब उड़ना। तो ये निष्पावन विधि के द्वारा क्या हो रहा है, ये लेडीज जो है निष्पावन विधि यूज कर रही है, जिसमें जो मेन पार्ट है वो नीचे गिर रहा है और जो एक्स्ट्रा अशुद्धि है वो क्या हो रही है, उड़ रही है। तो ये निष्पावन है ना। पावन मतलब पवन, पवन से हवा से द्वारा काम करना। तो इस पूरे क्रियाकलाप में हस्तचयन, जो हाथ से हम क्या करते हैं, साफ करते हैं कोई चीज। इसके बाद दूध या दही का मंथन, मखना जो है वो मंथन कहलाता है।
हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ी। हमने शुरुआती दौर में इस विज्ञान के उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली जो बहुत ही बेसिक हैं, किंतु जब हमारे सामने इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं जो हमारे समझ के बाहर होते हैं, कभी कभी हमें लैंग्वेज भी इशू करती है। तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को सुनिए, उसको समझिए, इसके सारांश को समझिए और जो अंत में मैं जो पूरी बातें मैंने आपको समझाई उनको देखिए। जहां आपको समझ में नहीं आता है वहां आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी जो मदद कर सकता हूं वो ज़रूर करूंगा। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जब तक कुछ खास नया नहीं है, अगले एनसीईआरटी के क्लासेस जब तक नहीं है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। हम जल्दी ही लौटेंगे। थैंक यू सो मच।